कोयटा से कौमी शाहराह को मिलाने वाली रोड को सरेआब रोड कहते हैं। आगे जाके इसका एक हिस्सा कराची की तरफ मुड़ जाता है और दूसरा हिस्सा सिब्बी से गुजरता हुआ पंजाब की तरफ जाता है। सरेआब रोड पर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से थोड़ा पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का हुकूमती दफ्तर मौजूद है। ये वाहिद दफ्तर है जिसका हेडक्वार्टर कोयटा में है, जबकि हुकूमत के तमाम मरकजी दफातर इस्लामाबाद में हैं। इस दफ्तर की लाइब्रेरी में 1950 से 1970 तक की लातादाद ऐसी रिपोर्टें मिलेंगी जो जियोलॉजिकल सर्वे के ऊपर हैं। इन रिपोर्ट्स में लिखा है कि यहाँ आपके पास तेल, यूरेनियम, आयरन, तांबा, सोना वगैरह के ज़खायर वसी पैमाने पर मौजूद हैं। हुकूमती रवायत के मुताबिक इन रिपोर्ट्स को सर्द खानों में रख दिया गया और इस पर कोई अमल नहीं हुआ। अलबत्ता सियासी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए किसी रिपोर्ट को उठाया जाता और पूरे पाकिस्तान में शोर मचाया जाता और पाकिस्तान के माला माल होने की बीन बजाई जाती। ऐसा ही शोर मचाया गया प्रोजेक्ट सैंदक पर कि पाकिस्तान की माली सूरत हाल बदल जाएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सोने की कान है। सो तुम ज़रीफी देखें कि हमने सैंदक के साथ क्या किया। 1997 में जब मैं चागी का डिप्टी कमिश्नर था तो सैंदक नाकामी की दास्तान बन चुका था और मुझे एक रिपोर्ट तैयार करने का कहा गया। कैसे इसको इस सूरत हाल से निकाला जा सकता है और इसकी नाकामी की क्या वजूहात हैं। जब सैंदक बना तो सबसे पहले इसके लिए रिसोर्स डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाई गई और इसका हेडक्वार्टर कराची रखा गया, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमें आदत है कि इस तरह के मामलों पर सियासी सूरत हाल बनाई जाए। फिर जहाज़ों पर विजिट करने जाया जाता था। फिर इसके बाद चीन के साथ मुआहदा किया कि आप हमें इसमें से सोना निकाल कर दें। चीन का काम स्मेल्टर लगाना था और हमारा काम सिविल वर्क्स का था। अब चीन के काम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे सिविल वर्क्स पर दिन ब दिन खर्चा बढ़ने लगा। सबसे पहले 6 एसटीडी फोन लाइंस लगाई गई और 6 करोड़ माहाना रेंट दिए जाने लगा। हालांकि करीब ही तफ्तान के अंदर वो सहूलत मौजूद थी। फिर हमने पहले ट्रेन की पटरी बिछाई और फिर 45 मील लंबी सड़क भी बना दी। फिर हमने एक बहुत बड़ी कॉलोनी भी बना दी ताकि ठेकेदारों को फायदा दिया जा सके, जबकि इस कॉलोनी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। फिर कॉलोनी के लिए 6 मुख्तलिफ किस्म के ट्यूबवेल लगाए गए। हमें 10 मेगावाट बिजली की जरूरत थी, लेकिन चूंकि हमने कमीशन खाना था इसलिए हमने वहां 60 मेगावाट का सीमेंस का जनरेटर खरीदा और यूं हमारी लागत बहुत ज्यादा बढ़ती गई। 1997 तक हमें अंदाजा हुआ कि इस पर हमने जो कर्ज चढ़ा लिया है वो इस माइन से 15-16 साल तक सोना निकाल कर बेचें, तब जाकर वो कर्ज अदा होगा। नवाज शरीफ को जब ये ब्रीफिंग दी गई तो उसने कहा कि फिर ये पंगा लिया ही क्यों गया। तो इसका सादा सा जवाब था कि पंगा तो ठीक लिया गया था, लेकिन इसको इतना बर्बाद कर दिया गया कि अब ये किसी काम का नहीं रहा। फिर वो माइन चीन के हवाले कर दी गई कि सोना निकालो और अपना कर्जा पूरा करो। ये एक कहानी नहीं है, पाकिस्तान में आपको बेशुमार ऐसी कहानियां मिलेगी। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में जिस ललचाई हुई नजरों से देखा जा रहा है वो है रेकोडिक प्रोजेक्ट। अपने लोगों को नवाजना और करोड़ों के ठेके देना हमारा अलमिया है, और इस अलमिये का नतीजा है कि हम 125 अरब डॉलर के मकरूज हो चुके हैं। अब इसको उतारने के लिए हम हाथ पांव मार रहे हैं और इसीलिए आईएमएफ के दिए गए स्ट्रक्चर पर पाकिस्तान ने अमल करना शुरू कर दिया है। पहला ये कि रेवेन्यू इतना बढ़ाएं कि बैंकों को कर्जा वापस कर सकें। दूसरा ये कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कारोबार से बिल्कुल खत्म कर दें ताकि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ सके और आप सिर्फ चौकीदारी करें। दुनिया के अखबारों में अब पाकिस्तान के एसेट फॉर सेल हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट हमने बेच दिया है और बाकी एसेट जल्दी बेच दिए जाएंगे। ये तबाही और बर्बादी हमारे साथ की गई है कि हम अब खुद कुछ भी चलाने के काबिल नहीं रहे। हमारे सियासतदानों की स्टील मिल्स, शुगर मिल्स जद्दा और पाकिस्तान में तो कामयाबी से चलती हैं, लेकिन हुकूमत कोई भी इंडस्ट्री चलाने के काबिल नहीं रही। अब एक बहुत खूबसूरत जाल हमें दिखाया जा रहा है जो पहले अफ्रीका को दिखाया गया था। अफ्रीका जहां दुनिया का सबसे ज्यादा सोने के जखायर मौजूद हैं, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड अमेरिका के पास है। दुनिया का बेहतरीन गल्ला अफ्रीका में उगता है, लेकिन इसको अमरीकी जहाज भर के अमरीका ले जाते हैं और दुनिया को कहा जाता है कि अफ्रीका के लोग भूखे हैं, इंटरनेशनल एड वहां पहुंचाई जाए। जबकि पाकिस्तान की बददियानत ब्यूरोक्रेसी और बददियानत एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक नहीं किया जाता, अदारों से करप्शन खत्म नहीं होती और जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप ठीक नहीं होती, ये लोकल और इंटरनेशनल गिद्दें हमारे ऊपर मंडलाती रहेंगी
اور ہماری بوٹی بوٹی نوچ لیں گی اور ہماری حالت افریقہ سے بھی بری ہو جائے گی۔